India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली धर्म संसद में पुलिस के ढीले रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती। पूछा 5 महीने बाद क्यों दर्ज की गई एफआईआर, अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट तलब। नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट का फैसला मिसाल ना बने। सॉलिसिटर जनरल ने कहा ऐसी शादी है पॉक्सो के खिलाफ। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं घोटाले के व्हिसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को दी जमानत। कहा आप उसे कब तक अंदर रखेंगे। कथित हिंसा मामले में आनंद है गिरफ्तार। स्कूल क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाने और लाइव स्ट्रीमिंग पर सुनवाई सरकार की नियमावली के बाद होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने कहा यह निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं। India Legal presents Courts Roundup. दिसंबर 2021 में दिल्ली में धर्म संसद में हेट स्पीच केस पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख देखने को मिला। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर नाराजगी व्यक्त की है। केस की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। न्यायालय ने पुलिस पर सवालों की झड़ी लगा दी। हेट स्पीच के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर कई बड़े सवाल उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई थी, तो इसके 5 महीने बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होने के 8 महीने बाद भी जांच कहां तक पहुंची। कोर्ट ने 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। हेट स्पीच मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली में धर्म संसद में हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर बड़े सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा कि धर्म संसद 19 दिसंबर 2021 को हुई थी, इसके 5 महीने बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई। वहीं एफआईआर दर्ज होने के 8 महीने बाद भी जांच कहां तक पहुंची। इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों से पूछताछ की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी से 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि इस मामले में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। तुषार गांधी की अवमानना याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता तुषार गांधी की ओर से कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने हलफनामे में कहा है कि मामले की जांच चल रही है। 5 महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई, चार्जशीट दाखिल तक नहीं की गई है और न ही कोई गिरफ्तार हुआ है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा था। साथ ही उत्तराखंड सरकार को इस केस से मुक्त कर दिया गया था। सुनवाई में उत्तराखंड सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसने इस मामले की सुनवाई कर रही दूसरी पीठ के पास समय से ही जवाब और कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ अवमानना की अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ही इस मामले की सुनवाई पहले भी कर चुकी है, लिहाजा इसे वहीं भेजा जा सकता है। 10 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और दिल्ली पुलिस से तथ्यात्मक स्थिति और की गई कार्रवाई पर हलफनामा मांगा था। तुषार गांधी की अवमानना याचिका पर भी जानकारी मांगी गई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली ने कहा था कि इस स्तर पर वो तुषार गांधी द्वारा दायर अवमानना याचिका में नोटिस जारी नहीं करेंगे। दरअसल तुषार गांधी ने एक अवमानना याचिका में डीजीपी, उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली पुलिस द्वारा
धर्म संसद में प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दी गई हेट स्पीच के संबंध में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। गांधी के वकील शादान फरासत ने कहा था कि संबंधित राज्यों की पुलिस ने तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसमें हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग के संबंध में दंडात्मक और उपचारात्मक उपाय को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आगाह करते हुए कहा है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न देखा जाए। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्यूबर्टी प्राप्त कर चुकी 15 साल की मुस्लिम लड़की पर्सनल लॉ के तहत शादी कर सकती है। इस फैसले को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चुनौती दी। इस मसले को पॉक्सो के खिलाफ माना जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलावा दूसरे धर्मों में विवाह की न्यूनतम आयु प्रचलित दंड कानूनों के अनुरूप है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936, विशेष विवाह अधिनियम 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत एक पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और एक महिला के लिए 18 वर्ष है। नाबालिग मुस्लिम लड़की को शादी मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जावेद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल के तौर पर न लें। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्यूबर्टी प्राप्त कर चुकी 15 साल की मुस्लिम लड़की पर्सनल लॉ के तहत शादी कर सकती है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या NCPCR द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी करते हुए ये अंतरिम आदेश पारित किया। हाईकोर्ट के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ये यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के खिलाफ है, जो यौन सहमति के लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित करता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने NCPCR की ओर से पेश होकर पॉक्सो के तहत अपराधों के बचाव के लिए पर्सनल लॉ का उपयोग करने के बारे में चिंता व्यक्त की थी। मेहता ने कहा कि 14, 15, 16 साल की लड़कियों की शादी हो रही है। क्या पर्सनल लॉ इसका बचाव कर सकता है? क्या आप आपराधिक अपराध के लिए कस्टम या पर्सनल लॉ की पैरवी कर सकते हैं? केंद्र के कानून अधिकारी ने कहा, हम इस सवाल पर हैं कि क्या विवाह मौजूदा आपराधिक कानून और पॉक्सो अधिनियम के सामने वैध होगा। CJI चंद्रचूड़ इस मामले में नोटिस जारी करने और उच्च न्यायालय के अन्य निर्णयों के खिलाफ NCPCR द्वारा दायर पहले की इसी तरह की याचिकाओं के साथ इसे टैग करने पर सहमत हुए, जिन्होंने समान विचार रखे हैं। मेहता ने बेंच से फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। हालांकि CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर निर्णय पर रोक लगा दी जाती है तो लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके माता पिता के पास वापस भेजा जा सकता है। उसके माता पिता चाहते थे कि वो अपने मामा से शादी करे। कोर्ट ने देखा कि सीनियर एडवोकेट राजशेखर राव को NCPCR द्वारा इसी मुद्दे पर दायर पिछली याचिका में एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया था। पीठ ने उन्हें तत्काल मामले में भी सहायता देने के लिए कहा। राव ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने एक लिखित निवेदन दायर किया है। केरल हाईकोर्ट ने हाल के एक फैसले में कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार शादी को पॉक्सो अधिनियम से बाहर नहीं रखा गया है और अगर इस तरह की शादी में एक पक्ष नाबालिग है तो व्यक्तिगत कानून के तहत विवाह की वैधता की परवाह किए बिना पॉक्सो के तहत आपराधिक अपराध का गठन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN न्यूज। वीडियोकॉन ICICI बैंक ऋण मामले में CBI द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली वीडियोकॉन समूह के अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत द्वारा दायर रिट पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रखा है। धूत ने गिरफ्तारी को अवैध बताया है। CBI के मुताबिक ICICI बैंक को नुकसान हुआ और उधारकर्ताओं और आरोपी व्यक्तियों को गलत लाभ हुआ। CBI के मुताबिक 26 अप्रैल 2012 तक कुल 1730 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत द्वारा ICICI बैंक वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में जमानत पर अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। धूत ने आरोप लगाया कि 26 दिसंबर 2022 को CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने के बावजूद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
धूत ने तर्क दिया कि इसलिए सीआरपीसी की धारा 41 के तहत आदेश का पालन नहीं किया गया। उन्होंने एफआईआर और रिमांड आदेश करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की है। सीबीआई के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी में कोई अवैधता नहीं है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने पहले सह आरोपी पूर्व आईसीआईसीआई बैंक एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत दे दी थी। पीठ ने सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट राजा ठाकरे और धूत के वकील संदीप लड्डा को सुना और अपना अंतरिम फैसला सुरक्षित रख लिया। एडवोकेट संदीप ने बताया कि 26 दिसंबर के अरेस्ट मेमो में उनकी गिरफ्तारी का एकमात्र कारण ये था कि धूत अपने बयान बदलते रहे और इसलिए जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। लड्डा ने प्रस्तुत किया कि 2009 में आईसीआईसीआई बैंक के लिए गए लोन को सहयोग प्रदर्शित करने के लिए 2012 तक चुका दिया गया। उन्होंने कहा कि ईडी ने उन्हें उसी लोन लेन देन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं समझा और वो 31 से अधिक बार ईडी कोर्ट के सामने पेश हुए हैं। हालांकि सीबीआई के लिए सीनियर एडवोकेट राजा ठाकरे ने प्रस्तुत किया कि ईडी जांच की तुलना सीबीआई जांच से नहीं की जा सकती, क्योंकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 120B जैसे अन्य आरोप हैं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध है जिनकी सीबीआई जांच कर रही है। देरी से गिरफ्तारी की बात पर ठाकरे ने कहा कि एजेंसी के पास पर्याप्त सामग्री होने के बाद ही गिरफ्तारी की जरूरत है। उन्होंने तर्क दिया कि सीबीआई ने कोचर की हिरासत के महत्वपूर्ण दिनों को खो दिया, क्योंकि धूत 25 दिसंबर 2022 को भी वापस नहीं आए। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने सीआरपीसी की धारा 41A का अनुपालन किया और धूत की रिहाई से जांच खतरे में पड़ जाएगी। इस मामले में आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर बायकुला जेल से और उनके पति दीपक कोचर आर्थर रोड जेल से 9 जनवरी को रिहा हो गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोचर दंपति को जमानत देते हुए कहा था कि गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापमं घोटाले के विसिल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय को जमानत दे दी, जिन्हें एक धरने के दरमियान कथित हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। राय को 15 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। ट्रायल जज ने उन्हें 17 नवंबर 2022 को जमानत देने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी 12 दिसंबर 2022 को उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने हिरासत की अवधि और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध के मद्देनजर राय को जमानत दे दी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मध्य प्रदेश राज्य से पूछा, ये आदमी एक नेत्र रोग विशेषज्ञ है। वो कहता है कि वो व्यापमं घोटाले में विसिल ब्लोअर भी है। आरोप है कि वो उस भीड़ का हिस्सा था जिसने कलेक्टर पर हमला किया था। आप उसे कब तक अंदर रखेंगे? मध्य प्रदेश राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया। इस धारणा को दूर करते हैं। इस तथाकथित विसिल ब्लोअर पर पहले से 4 से 5 FIR दर्ज हैं। राय की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें हिरासत की अवधि के दरमियान एकांत कारावास में रखा गया था। एसजी ने इस आरोप का खंडन किया, ये इंगित करते हुए कि राय एक सरकारी कर्मचारी थे। सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से ऐसे धरनों में भाग नहीं लेने की जमानत शर्त लगाने का अनुरोध किया। हालांकि बेंच ने अनुरोध ठुकरा दिया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के उप सचिव लक्ष्मण मरकाम के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक फेसबुक पोस्ट को लेकर राय के खिलाफ अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक और FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले पर सुनवाई की जिसमें स्कूल कक्षाओं में CCTV लगाने और लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला लिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को क्लासरूम में CCTV कैमरा लगाने को लेकर SOP तैयार करने का निर्देश दिया और कहा कि उसके बाद ही सुनवाई होगी। दिल्ली सरकार ने दलील दी कि लाइव स्ट्रीमिंग से निजता पर असर नहीं होगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी सरकारी स्कूलों में क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर कहा कि इस मामले की सुनवाई सरकार द्वारा तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया या एसओपी के बाद ही की जा सकती है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई से पहले स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर एसओपी दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ये भी कहा कि स्कूलों में इस तरह के कैमरे लगाना बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। याचिका दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन और गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन ने दायर की है। एडवोकेट जय अनंत देहदराई के माध्यम से दायर याचिका में दिल्ली सरकार द्वारा पारित 11 सितंबर 2017 और 11 दिसंबर 2017 के 2 कैबिनेट फैसलों को चुनौती दी गई है। ये सर्कुलर सरकारी स्कूलों की कक्षाओं के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने और अभिभावकों को ऐसे वीडियो फुटेज की लाइव स्ट्रीमिंग का प्रावधान करते हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि कक्षाओं के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने से बच्चों पर गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ सकता है। वकील ने कहा कि याचिका 2017 में गुड़गांव स्थित एक स्कूल में हुई एक दुखद घटना के बाद दायर की गई थी, जिसमें 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक अन्य छात्र द्वारा 7 वर्षीय नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इस पर बेंच ने कहा, स्कूल के बाथरूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से ही हत्या का पता चला। वकील ने प्रस्तुत किया कि कक्षाओं और प्रयोगशाला जैसी जगहों पर निजता की अपेक्षा की जाती है। आगे ये दावा करते हुए कि दिल्ली सरकार उक्त डेटा को तीसरे पक्ष को लाइव स्ट्रीमिंग करेगी। वकील ने कहा, माता पिता अपने बच्चों के डेटा के फुटेज को देखकर सहज नहीं हो सकते। माता पिता से कोई सहमति नहीं मांगी गई है। कानून बहुत स्पष्ट है। के.एस. पुट्टुस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच का फैसला है। दिल्ली सरकार ने ये तर्क भी दिया कि उसका निर्णय भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। ये कहते हुए कि किसी भी अन्य मौलिक अधिकारों की तरह अधिकार पूर्ण नहीं है और हमेशा राज्य द्वारा उचित प्रतिबंधों के अधीन होगा। सरकार ने आगे कहा कि स्कूलों में हिंसा की बढ़ती घटनाओं और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनके प्रबंधन की अक्षमताओं ने देश भर के शिक्षा विभागों को स्कूलों में सुरक्षा के मानकों पर पुनर्विचार करने और छात्रों की सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी करने के लिए मजबूर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईशा योग केंद्र को 15 जनवरी को निर्धारित समारोह को आयोजित करने की अनुमति दी है। कार्यक्रम में ईशा योग में आदियोगी शिव की 112 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने हालांकि केंद्र के बयान को एक अंडरटेकिंग के रूप में स्वीकार किया कि वनों की कटाई या किसी भी कथित निर्माण की कोई कथित गतिविधि नहीं की जाएगी, सिवाय उसके जो कि निर्धारित समारोह के लिए आवश्यक है। केंद्र की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट उदय हुल्ला ने कहा कि 15 जनवरी को होने वाले समारोह में कुछ उच्च स्तरीय गणमान्य लोगों के शामिल होने की संभावना है और गणमान्य व्यक्तियों की सुविधा के अनुसार दिन और समय तय किया गया है। याचिका दायर करने से बहुत पहले इस विशेष तिथि और समय के लिए गणमान्य व्यक्तियों की सहमति मांगी गई थी। पीठ ने 11 जनवरी को अंतरिम आदेश के जरिए केंद्र को निर्देश दिया था कि वो चिक्काबल्लापुरा में नंदी हिल्स के पास उसके द्वारा की जा रही निर्माण गतिविधि पर यथास्थिति बनाए रखे। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अधिकारियों ने ईशा योग केंद्र को नंदी हिल्स के फुटहिल और नरसिम्हा देवारू रेंज एनडीबी में पर्यावरण और प्राकृतिक वर्षा जल धाराओं, जल निकायों, जल फीडर धाराओं को नष्ट करने की अनुमति दी है, जो पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन है, जिसका क्षेत्र में रहने वाले आजीविका, मवेशी, भेड़, वन्य जीवों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को 1 सप्ताह के भीतर अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दी ताकि वे ईशा योग केंद्र के लिए सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना को चुनौती दे सकें और अतिरिक्त आधार उठा सकें। अदालत ने कहा कि याचिका में संशोधन करने पर प्रतिवादियों को 3 सप्ताह में वापसी के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। India Legal presents Courts Roundup.
है।